नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव अचीवर्स में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। जहां पिछली क्लास में हमने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखा था, वहीं आज जो हम शुरू करने वाले हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। संघीय व्यवस्था जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, उसमें जो पहले शुरुआती आर्टिकल्स के क्रम में जब अगर हम देखते हैं जो कि भाग 5 में पाया जाता है आपका संघीय व्यवस्था, उसमें जो शुरुआती आर्टिकल का क्रम है उसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो राष्ट्रपति के बारे में शुरू करने वाले हैं। राष्ट्रपति में मेजरली जो दिया गया है आर्टिकल, वो दिया गया है आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रपति के इतने सारे कार्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है हमारा, राष्ट्रपति जो होता है वो आपका राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो राष्ट्र के प्रमुख होने के नाते राष्ट्र का प्रमुख होता है, और राष्ट्र के प्रमुख होने के नाते इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसका ये निर्वहन करता है। वैसे जो राष्ट्रपति हमारे देश में होता है, ये राष्ट्र का प्रमुख होने के साथ साथ जो है आपका अन्य शक्तियां भी निर्वहन करता है। अन्य शक्तियों के तौर पे राष्ट्र का प्रमुख अगर हुआ तो राष्ट्र में होने वाले किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट की बात हो, हाँ, यानी कार्यकारी अपॉइंटमेंट की बात हो, या जुडिशियल पावर की बात हो, ठीक है, कोई जुडिशियल पावर हो उसकी देखरेख करना, एग्जीक्यूटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों, ठीक है, और मिलिट्री पावर, वीटो पावर, इस तरह की बहुत सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसी क्रम में हम लोग आज की क्लास में ये देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां किस किस अनुच्छेदों के तहत यानी आर्टिकल्स के तहत जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं। और जानते हैं आगे की स्लाइड्स में कि क्या क्या है राष्ट्रपति के पास। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, अनुच्छेद 52 पर जाने से पहले हम देखते हैं कि भाग 5 में है क्या। तो भाग 5 जो है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है, जिसमें क्या है यूनियंस की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है, यूनियन संघ यानी केंद्र के लेवल की बात की गई है। और केंद्र के लेवल पे अगर हम बात करें तो उसमें केंद्र के लेवल पे जो है केंद्र की कार्यपालिका होगी, केंद्र की विधायिका होगी और केंद्र की न्यायपालिका होगी, हाँ। और उसके साथ साथ जो अंत में होगा, और क्योंकि इनके पैसे खर्च होंगे तो इनका जो अकाउंटिंग करने के लिए जो होगा केंद्र का, वो होगा सीएजी, जिसे बोलते हैं भारत का महालेखा परीक्षक। भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ओके। तो राज्य की क्या होगी, कार्यपालिका आपका संघ की कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी और न्यायपालिका होगी। जहां कार्यपालिका में 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल्स हैं। विधायिका जिसे हम लोग पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट भी बोलते हैं, उसके आर्टिकल्स होते हैं 79 से 123, यानी 79 से लेकर 123 तक। और न्यायपालिका की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 142 लेकर 147 तक होता है, ठीक है। आर्टिकल 124 से लेकर आपका 147 तक न्यायपालिका की बात करता है। वही संघ की कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका जो 52 से 78 तक होती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो पहला पार्ट होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का स्थान दिया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के साथ कार्यपालिका में और कौन कौन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत का उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद जो है 63 से लेकर 73 तक है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, यानी आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसके लिए अनुच्छेद 74 और 75 दिए गए हैं। इसी के साथ भारत सरकार के कुछ कार्य होते हैं जिसके लिए अनुच्छेदों का वर्णन जो है 77 और 78 में किया गया है, यानी 77 और 78 में किया गया है। और उसके बाद एक पद होता है, क्योंकि
75 तक वहां थे। एक और आर्टिकल होता है 76, ठीक है, इसे अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल, उसके लिए अनुच्छेद 76 दिया गया है। ठीक है, इस क्रम में देखते हैं कि आपका जो संघ की कार्यपालिका होती है, तो संघ की कार्यपालिका अगर हम देख रहे हैं तो संघ की कार्यपालिका 3 भागों में विभक्त होती है। संघ जो होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है, जिसमें एक कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद होते हैं 52 से लेकर 78 तक। अगर हम विधायिका की बात करें, जिसे हम लोग पार्लियामेंट के टर्म के नाम से भी जानते हैं, संसद के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए 79 से लेकर 123 आर्टिकल तक है, अनुच्छेद तक है। और न्यायपालिका की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद जो है 124 से लेकर 142 तक है। उसी तरह संघ की कार्यपालिका के बारे में, क्योंकि पहली चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 पे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करें तो अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का यह प्रथम नागरिक कहलाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ये क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। यानी अगर देश के व्यक्तियों के बारे में नाम दिया जाएगा तो सबसे पहला नाम राष्ट्रपति का लिया जाएगा, उसके बाद और लोगों का नाम लिया जाएगा। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें देश के 2 प्रमुख का प्रावधान है। एक चीज ये याद रखिए कि जो भारत में व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर 2 प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र का प्रमुख होता है और एक सरकार का प्रमुख होता है। देयर शैल बी in case of the parliamentary form of government there shall be a two leaders, two leaders, one is for, ठीक है, एक जो होगा वो राष्ट्र का प्रमुख होगा, एक सरकार का प्रमुख होगा। एक क्या होगा, देयर शुड बी 2 हेड्स, एक जो हेड होगा हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, एक हेड ऑफ स्टेट होगा और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, एक हेड ऑफ स्टेट होगा और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली अगर हम हेड ऑफ स्टेट की बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ स्टेट हमारा होगा आपका यहां पे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्री द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती। और यहां पे जो होगा आपका श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पीएम बोलते हैं। ठीक है, और हेड ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज याद रखिए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। एक्चुअली जो पावर लाई करती है, क्योंकि हम जो एज अ कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जो पावर ड्रॉ करते हैं वो पीपल ऑफ कंट्री से करते हैं, पीपल ऑफ नेशन, जो पीपल होते हैं लोगों के द्वारा करते हैं, और लोगों के द्वारा चुने जाते हैं क्या, सांसद। और उन सांसदों के द्वारा जो है उनका एक प्रमुख चुना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्चुअल पावर लाई करती है आपका प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके हाथ में जो है एक्चुअल पावर लाई करती है। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल पावर कहाँ लाई करती है, आपका प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक्चुअल पावर लाई करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो
आपका राष्ट्र का प्रमुख होता है यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये चीज ध्यान देने योग्य होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, और जो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है तो उस केस में ये जो चीज है कि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क होता है। वहां पे जो मोनार्क होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है। मोनार्क का मतलब वहां पे राजा होता है, जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति का पद बनाया गया। राष्ट्रपति को चुना जाता है अप्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया के द्वारा, और उस मतदान की प्रक्रिया के द्वारा जो चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, ये चीज एक ध्यान देने योग्य है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में हेरिडेटरी होता है, यानी उत्तराधिकार के अनुसार जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का टर्म दोनों ही कंट्रीज में जो है एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में कैरी आउट होता है कि दोनों ही जो है आपका जितने भी एक्शन लिए जाएंगे इनके नाम से लिए जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मर होगा, जो एक्चुअल डिसीजन मेकर होगा, वो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही होगा। ठीक है, जैसे वहां पे पीएम होते हैं वैसे यहाँ पे भी पीएम होते हैं। यहाँ पे आपका नरेंद्र मोदी होंगे। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे इनटू द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज सारी की सारी पावर ड्रॉ जो होती है उनके वजह से होती है। लेकिन क्योंकि ये पीपल्स कंट्री है, हाँ, और पीपल की कंट्री है, और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ही सारे एक्शंस लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। ठीक है, ये चीज समझने योग्य है। यानी ये नॉमिनल हेड होता है। कौन? राष्ट्र का प्रमुख। यानी प्रेसिडेंट क्या होता है हमारा? एक नॉमिनल हेड होता है। कैसा होता है? नॉमिनल हेड। ठीक है, और ये क्या होता है आपका पीएम? ये क्या होता है? ये एक्चुअल हेड होता है। क्या होता है? एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक्चुअल हेड होता है। मेन डिसीजन जो होते हैं इसी के माने जाते हैं। राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये देखा आपने। नोट क्या नोट करना है? हमने ये देखना है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्या कहते हैं? राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया अभी अभी। संविधान सभा ने राष्ट्र की जगह राष्ट्रपति का सुझाव संघ संविधान समिति, ठीक है, आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी जो थी उसने के सदस्य कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 30 अप्रैल 1947 को दिया था और राष्ट्रपति के नाम को मंजूरी मिली। यानी जो राष्ट्र का संविधान सभा में राष्ट्र की जगह राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख ना बोल के राष्ट्रपति बोला जाए, इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी थी संविधान सभा में संघ समिति के एक मेंबर थे, उन्होंने, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और राष्ट्रपति का टर्म जो है सबसे पहली बार पिक्चर में आया। कब आया था? 30 अप्रैल 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, योग्यताएं क्या हो सकती हैं, क्या आप किसी भी एग्जाम में बैठने की क्या योग्यता हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वो क्या है कि आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और भारत का जो नागरिक होगा यानी इंडिया का सिटीजन होगा, ये जरूरी नहीं कि वो जन्म से ही ठीक हो। अगर उसने नागरिकता भारत की किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट कर ली है, आपका नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत अगर उन 5 पॉइंटर्स में से किसी भी पॉइंटर्स के थ्रू अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत का नागरिक हो जाएगा और उसके तहत जो है भारत के राष्ट्रपति बनने की अर्हता वो पूरी करता होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तो इसका यह मतलब होगा, हाँ, ये न्यूनतम है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि आपका अधिकार, ठीक है, यानी न्यूनतम होती, न्यूनतम यही होता है कि आपका अधिकार है, अधिकार नहीं है, न्यूनतम आयु होती है। एक्चुअली क्या है कि आप की एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लें। ठीक है, अधिकतम कोई केस ही नहीं होता। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सदस्य हो, योग्यता रखे। ठीक है, आपकी अवस्था इतनी होनी चाहिए न्यूनतम, अगर इससे कम होगी तो आप राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आप 35 साल के हो गए और आप राष्ट्रपति बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं हो। ठीक है, और लाभ के पद में ना हो। ठीक है, यानी क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। ठीक है,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, लाभ का पद क्या हो सकता है, तो भारत में संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये लाभ का पद होगा, इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद आपका 58 के पॉइंट 2 में, यानी जो अनुच्छेद 58 के पॉइंट 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य की सरकार के मंत्री लाभ के पद पे नहीं होते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी भी संस्था के एग्जीक्यूटिव हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को कैटर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उसका ऑपरेशन करने, उसका लिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से है, तो आप उसको लाभ के पद पे रहते हुए, मतलब एक्चुअली क्या है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हो, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू, अपने पावर्स के थ्रू। तो इसलिए लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपको सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जब आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में बैठते हो, तो चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, किसी भी मेंबर में आप किसी और सोर्सेज से सैलरी ड्रॉ नहीं करते हो, ठीक है। आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के नाम पे मिलने वाली सैलरी जो होती है उसी के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो लाभ का पद के बारे में क्या है, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, यानी आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या अन्य प्राधिकरण में वेतन, लाभ, सुरक्षा प्राधिकार, यानी आपका कोई पेमेंट, प्रॉफिट या सिक्योरिटी या अथॉरिटी और सुविधा और किसी तरह की सुविधा प्राप्त करने वाले सभी लोगों को लाभ के पद के अंतर्गत माना जाता है। देखो, ये लाभ का जो पद है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 58.2 में कि संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या अन्य किसी प्राधिकरण, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशंस के से अगर वेतन ले रहे हो, किसी तरह का प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ये शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया और कुछ प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है, या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आपने किया, वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, अगर ऐसा है तो उससे आपको छोड़ना पड़ेगा उस पार्टनरशिप फॉर्म को। या किसी तरह की सिक्योरिटी आप दे रहे हो या ले रहे हो, प्राधिकारी किसी तरह की अथॉरिटी आप अगर ओन करते हो, या किसी तरह की सर्विसेज आप गेन कर रहे हो, तो इन सभी चीजों को जो है आपके लाभ के पद पे माना गया है। और अगर ऐसा होता है कि आप लाभ के पद पे हो, तो आपको राष्ट्रपति बनने की योग्यता से अलग हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताएं जो हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार किसका है, अनुच्छेद 71 के पॉइंट 3 के तहत संसद को दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर किसी भी तरह का प्रावधान होगा तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो संसद डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा, सबसे बड़ी बात क्या है, कौन डिसाइड करेगा, निर्वाचन संबंधी के कोई भी निर्धारण करने का कोई भी प्रावधान होगा तो ये संसद डिसाइड करेगी, ना कि निर्वाचन आयोग। आपके दिमाग में आ सकता है कि निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा, तो निर्वाचन आयोग नहीं डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा देश की संसद कि किस तरह का निर्वाचन, किस तरीके से निर्वाचन होना चाहिए। संसद ने 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। कब बना था, 1952 में बना था। इसके तहत एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक, उस समय जब ये बना था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिनियम 1952 में, उस समय जो प्रस्ताव अनुमोदक होता था और जो प्रस्तावक होता था वो दोनों कितने होते थे, एक एक होते थे, और जीरो राशि जो है उस समय जमा करनी पड़ती थी। 1974 में इसको बढ़ा के 10 कर दिया गया, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक, ठीक है, और 2500 की राशि कर दी गई थी। ये कब, 1974 में की गई थी। फिर 1997 में जो है 50 प्रस्तावक कर दिए गए और 50 अनुमोदक कर दिए गए, और जो राशि कर दी गई वो 15,000 की राशि कर दी गई, जो कि आरबीआई के नाम के चेक के थ्रू जमा हो जाती थी। और अगर आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ते हो और इलेक्शन लड़ने में आप खड़े होते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और अगर आपके 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हैं, ठीक है, यानी इंट्रोड्यूस करने वाले और जो सेकेंडर्स होते हैं वो दोनों, अगर एक ने इंट्रोड्यूस किया, 50 लोग गए और 50 लोगों ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया कि हाँ ठीक है, आपने प्रस्ताव लेके गए कि हाँ इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, हम इनके पीछे खड़े हैं, और ये 50 लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे सिग्नेचर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये आपका इतने लोगों का जो सपोर्ट उनको
प्राप्त है। तो इसके तहत अगर वो जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं और उसका इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के पश्चात अगर वो हार जाते हैं तो उसमें जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। और ये कब होगा? जब अगर उनको 1/6, ठीक है, 1/6 यानी 16.25% अगर वोट नहीं मिल रहा है, हाँ, यानी 16, हाँ, अगर वोट नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि उनकी जो जमानत होगी वो जब्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 ये बोलता है कि आपका इलेक्शन तो होगा, आहताएं थी ये राष्ट्रपति की कि क्या क्या आहताएं हो सकती है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, लेकिन अब बनेगा तो उसमें चुनने वाले लोग कौन होंगे, यानी जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, अनुच्छेद 54 में बोला गया है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन होंगे। तो ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। राष्ट्रपति के पद के लिए जो वोट डालने वाले मतदाता नहीं निर्वाचित करते हैं, ठीक है, पर वोट डालने वाले की मतदाता नहीं निर्वाचित करते हैं। यानी आपका जो यहाँ पे कौन होगा, मतदाता का मतलब जो एडल्ट फ्रेंचाइज होती है वो लोग, यानी हम और आप लोग नहीं राष्ट्रपति को चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं और राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज में होगा, पहली बात तो जो मेथड होगा वो मेथड कैसा होगा, जो प्रकृति होगी वो मेथड ऑफ इलेक्शन जो होगा, वो मेथड ऑफ इलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब आप प्रत्यक्ष होगा। आप प्रत्यक्ष का मतलब ही हो जाता है, हाँ, कि आपका इसमें राष्ट्रपति के पद में वोट डालने के मतदाता नहीं निर्वाचित करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ध्यान देने योग्य बहुत है कि निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने जो ध्यान देना है वो देना है कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कैसे होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, यानी जो 12 सदस्य राज्यसभा में आपके मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के, ठीक है। या फिर राज्य विधानसभा में भी अगर कोई इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो वो भी नहीं लेंगे। साथ साथ वो भी नहीं लेंगे जहां पर क्या है, विधान परिषद है, विधान परिषद, हाँ, के सदस्य जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कैरी आउट नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ही कैरी आउट होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगला। तो इसमें एक अगर हमने बात की तो हमने देखा कि लोकसभा होती है, ठीक है, लोकसभा, लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, राज्यसभा है, हाँ, और उसके साथ साथ जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। इन सबके क्या होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कैसे होंगे? इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, इसके क्या होंगे? इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। साथ साथ कुछ यूटीज हैं, हाँ, कुछ यूटीज हैं, यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसी यूटीज कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली है, ठीक है, हाँ, पौंडीचेरी है, पुदुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये जो यूटीज है, क्योंकि इन सबके पास क्या है, इनकी विधानसभा है, इसकी वजह से जो इसके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इसके भी इलेक्टेड मेंबर्स के होंगे, वो प्रतिभाग करेंगे इलेक्शन में। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, कैन पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है। और अगर हम देखें तो पहला मत जो है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा में निर्वाचित सदस्य ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इन सभी दिल्ली में, पौंडीचेरी में और जम्मू कश्मीर में आपका एक विधान सभा है, और विधानसभा होने के नाते यहाँ पर जो आपके विधानसभा के सदस्य होंगे वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, पौंडीचेरी, दिल्ली को 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, परंतु इन्होंने पहला मत जो दिया था 1997 में दिया था, क्योंकि जो 1992 का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उस समय इनको ये अथॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन उसके जस्ट बाद इनको अथॉरिटी मिली थी, और 70वें संविधान संशोधन के तहत जो है इनको यह प्राधिकार दिया गया कि पौंडीचेरी और जो आपका दिल्ली है वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि दोनों के पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। लेकिन पहली बार जो वोटिंग इन्होंने की थी वो 92 में बन गया था, लेकिन 92 वाले इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं किया था इन्होंने, 97 वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो अगला इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने जो है वोट किया था। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मना है। ठीक है, जितने भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर जिसे बोलते हैं, हाँ, वो क्या होंगे, वो नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, यानी बिग नो है। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, अनुच्छेद 55 पे देखते हैं, 54 में जहां हमने ये देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो 55 ये कहता है कि जो मेथड ऑफ इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा। तो जो मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करता है, यानी कि प्रक्रिया क्या होगी राष्ट्रपति के चुनाव कराने की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, अनुपातिक पद्धति की होती है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की होती है। हाँ, यानी इतने लोग हैं तो उसके तहत इतने लोगों पे इतना वोट पड़ेगा। ठीक है, उस आधार पे, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों पे एक वोट बन सकता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है। जैसे 10 पे एक वोट बनना है, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो है 10 लोगों पे एक वोट बनना है, इस तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी अगर कहीं 35 लोग हैं तो वहां पे 3 ही वोट बन सकते हैं। ठीक है, कहीं पे 70 लोग हैं किसी राज्य में तो वहां पे 7 वोट बन सकते हैं, क्योंकि 10 पे एक वोट बनना है, 10 लोगों पे एक वोट बनना है। इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो है प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, और उसी जनसंख्या के आधार पर चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के तहत उनके वोटिंग का काउंट बढ़ता है, और उसी के आधार पर वोट बनते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो मत होंगे वो उसी के आधार पे ज्यादा होंगे सबसे, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि बड़ी स्टेट है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहां पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से वहां पे वोट्स भी ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 स्टेट्स के सिमिलर वोट हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मतों के अनुपात के आधार पर होता है। ठीक है, ठीक है, यही इसका मतलब ही हुआ है कि मतों के अनुपात के आधार पर होता है। अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितना होना चाहिए, 50% प्लस 1 मत से अधिक प्राप्त होना चाहिए, यानी जितने भी लोग खड़े हुए हों उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या 50% प्लस 1 वोट अगर पड़ जाते हैं तो अपने आप ही वो जीत जाता है। ठीक है, आधे से एक मत अधिक करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करें तो ये कैसा मतदान होगा, ये मतदान जो होगा गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा, सीक्रेट बैलेट में गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, एक सीक्रेट बैलेट होता है, उसमें ही मतदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो उसमें किसी एक का वोट जा रहा है, दूसरे का वोट इधर जा रहा है, वो सब दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। एक पेटी होगी, गुप्त मतदान होगा, और कौन कराएगा, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान है। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त तरह से बिना किसी को दिखाए मत का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आप मत दिखा रहे हो उसके बाद वोट करो कि हमने देखो इनको वोट दे रहे हैं, वोट डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चुप्पे से पर्चे बनाओ और डिब्बे में डाल दो और चुप्पे से चले आओ। किस तुम
तुमने किसको वोट दिया, 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट जैसे भी खड़े हो उनको किसको वोट दिया, ये तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या होती है, एक तरह से गुप्त होती है। और हर क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसा इसलिए रखा गया, इसका रखने का मुख्य कारण ही यही है। मुख्य कारण ये है कि देखो, ऐसा तुम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हो, तुम्हारी विधानसभा में राष्ट्रपति को पसंद करने वाले या विधानसभा या सांसदीय में, ठीक है, लोकसभा एरिया में जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तुम एक पार्टी से एफिलिएट रखते तो हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लोग उस पार्टी लोकसभा में आपके लोगों ने उस पार्टी के बंदे को चुना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस वही बंदे को से रिलेटेड पार्टी ने जो जिस बंदे को खड़ा किया हो वही बंदे को आप चुने, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आपके लोगों की, जो आप जिस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की क्या इच्छा है, उस इच्छा के अनुसरण करते हुए आप करेंगे। इसमें क्या होगा कि पार्टी की विप के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी चाह रही है कि आप इनको वोट दो और हमारे द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को चुनो जो रूलिंग पार्टी होगी। लेकिन आपने क्या किया, अपोजिशन पार्टी के बंदे को चुनना है, क्योंकि वहां के लोग क्या चाहते हैं कि आप अपोजिशन पार्टी के द्वारा खड़े किए गए बंदे को चुनो या किसी व्यक्ति को चुनो। तो इस केस में क्या हो सकता है कि सीक्रेट बैलेट से ये फायदा होता है कि आप पार्टी की विप को डिसएग्री भी नहीं कर रहे हो, डिसऑनर भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी को पता ही चल रहा है कि आपने किसको वोट दिया। बाद में निकल के सामने आएगा तो ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम ही नहीं दिया है। तो ये गुप्त मतदान प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति किसी प्रेशर के बिना ही कार्य कर सकता है, ठीक है, और वोट दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रक्रिया थी उसमें क्या है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। एकल मतदाता जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मतदाता एकल सिंगल होता है, जिसका मत उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। आपका मतदाता तो सिंगल होगा, लेकिन उसमें क्या हायरार्की सेट होती है कि पहला नंबर इसको है, दूसरा नंबर इसको है, ठीक है, तीसरा नंबर इसको है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये आपका एक 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 करके जब नंबर जो होते हैं उसके बेसिस पे जो है आपका ट्रांसफर होते रहते हैं वोट्स, ठीक है। अगर नोट करने वाली बात है कि प्रथम मत देना अतः पहली पसंद होना आवश्यक होता है। यदि निर्वाचक पहली पसंद नहीं देता है तो उसका जो मत होगा वो रद्द कर दिया जाता है। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कि अगर 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, 2 लोग खड़े हैं, कैंडिडेट 1, ठीक है, और कैंडिडेट 2, ठीक है। आपने क्या, आपने जो है 5-6 लोग आए, इन्होंने इनको फंड दिया, ठीक है, इनको 2 दिया, ठीक है। कैंडिडेट जो है आपका इलेक्टर, मान लो इलेक्टर 1, इलेक्टर 2, इलेक्टर 3, ठीक है, इलेक्टर 4, ठीक है। इन्होंने 1 दिया, इसको 2 दिया, इनको 2 दिया, इनको 1 दिया, हाँ, इनको 1 दिया, इनको 2 दिया। तो किसी एक को आपको ऐसा नहीं है कि 1 तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है कि आप प्रथम जो मत देना है उसमें पहली पसंद होनी चाहिए। जो प्रथम मत देता है उसमें पहली पसंद इसका कैंडिडेट 2 था, ठीक है, इलेक्टर 3 में, ठीक है, और दूसरी पसंद क्या था, कैंडिडेट 1 था, ठीक है। जबकि इसमें 3 लोगों को कैंडिडेट 1 ने पहली पसंद दिया है और उसको दूसरी पसंद दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जिसको पहली पसंद मिल जाती है वो जीत जाता है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में होती है। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो, 3 खड़े हो, तो जो जीतता है, मतलब जिसमें अगर 1/6 से कम वोट मिल रहे हैं, तो ये वोट जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब क्या होता है कि अगर तीसरा कैंडिडेट अगर जो राउंड फेज में होगा उसमें अगर वो 1/6 ऑफ द वोट्स नहीं गेन कर पा रहा है, तो ये सारे के सारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं कैंडिडेट 1 और 2 के पास, ठीक है, उनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग कि सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड नंबर पे कौन था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका कैरी आउट होते हैं और उसके बीच में फिर इलेक्शन होता है। ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन समझने की जरूरत है कि सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब यही होगा कि जैसे जैसे जो हटते चले जाएंगे उनके ट्रांसफर वाले, उनके जो वोट्स होंगे वो ट्रांसफर होते हुए पहले वाले कैंडिडेट जो अभी भी एग्जिस्टिंग चुनाव में रहते हैं उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज नहीं होती है, जो नोटा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नोटा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं ना कि डायरेक्ट आपका पीपल ऑफ द कंट्री चूज कर रहे हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन कराता है भाई, सबसे बड़ी बात है ये निर्वाचन आयोग कराता है, यानी चुनाव आयोग, हाँ। और किसके तहत, अनुच्छेद 324 में इसके पीठासीन अधिकारी राज्यसभा या लोकसभा के सचिव बारी बारी से होते हैं। ये याद करने वाली बात है कि जो निर्वाचन आयोग
पहली बात इलेक्शन कौन कराएगा राष्ट्रपति का, निर्वाचन आयोग कराएगा, अनुच्छेद 324 के तहत कराएगा, और इसका जो पीठासीन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का आपका जो सेक्रेटरी होगा वो होगा, और वो बारी बारी से कंसेक्यूटिव टर्म्स में होते रहते हैं। अगर हम 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सचिव पीठासीन अधिकारी थे, ठीक है, सचिव जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे। आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा पर्चा किसने भरा। तो इसमें जो हरिराम चौधरी जी हैं, इन्होंने 5 बार सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का पर्चा भरा है, यानी फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसने 5 टाइम भरा हुआ है, इन्होंने 5 बार भरा हुआ है, एक बार भी चुने नहीं गए। ठीक है, अब तक राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी होने वाली कितनी महिलाएं हैं, तो ऐसे कितनी महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 7 महिलाएं ऐसी हैं जिसने राष्ट्रपति का पर्चा भरा था, ठीक है, यानी राष्ट्रपति इलेक्शन में वो खड़ी हुई थी, और जिनमें से 2 महिलाएं जो है उन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, 2 महिलाओं ने चुनाव जीता, और वो आपको पता ही होगा, एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, दूसरी अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें पहली जो थी 1952 में कृष्ण कुमारी बनर्जी जी थी। ठीक है, मनोहरा होलकर जो है 1967 में, फूलचरण कौर जो है 1963 में, ठीक है, लक्ष्मी सहगल 2002 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बनती हैं। ठीक है, हाँ, मीरा कुमारी हैं ये खड़ी होती हैं। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू बाद में ये भी जाके प्रेसिडेंट बनती है, तो 2 लोग जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, 2007 में, और उसके 2017 में मीरा कुमारी, और उसके बाद 2022 में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत में अब तक सिर्फ एक बार जो है वीवी गिरी 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, द्वितीय चक्र का मतदान हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कि सेकंड फेज में जो है, सेकंड फेज ऑफ काउंटिंग कब हुई थी, तो वो कब हुई थी 1969 में। ठीक है, कब, किसके लिए, वीवी गिरी के लिए। वीवी गिरी उस समय क्या बनने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो वीवी गिरी के टाइम पे जो है सेकंड टाइम ऑफ द काउंटिंग हुई थी। सेकंड टाइम काउंटिंग कब हुई थी, वीवी गिरी के टाइम पे। यदि किसी भी मतदान में उम्मीदवार को 50% से एक मतदान अधिक नहीं प्राप्त होता, तो सबसे कम, यानी 50+1 नहीं प्राप्त हो रहा है, 50%+1 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप 50% के क्राइटेरिया को ये देखते हैं कि 50% से एक ज्यादा अगर मिल जाता है वोट, तो वैसे ही प्रेसिडेंट वो बंदा बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वोटिंग हुई, 5-6 लोग खड़े हो गए हैं, 3-4 लोग खड़े हो गए हैं, और उनमें से देखा जा रहा है कि जो पहला बंदा जिसको पहली रैंकिंग मिल रही है, यानी पहली चॉइस में जो आ रहा है, उसको 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि फिर देखते हैं कि वोटिंग कंप्लीट हो गई है, और वोटिंग कंप्लीट होने के बाद देखते हैं जो सबसे कम मतदान वाला होगा, जिसने सबसे कम मत प्राप्त किए होंगे, उसको क्या करते हैं, उसके मतों को उसको हटा देते हैं, और उसके बाद उसके मतों को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को मतदान में उम्मीदवार को 50% से एक अधिक मत नहीं प्राप्त होता है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को कम सब में बराबर बांट दिया जाता है। इससे द्वितीय चक्र की मतगणना कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि द्वितीय चक्रीय मतगणना क्या होती है, ये इसी तरह से होती है कि भाई ऐसा हुआ कि हमने देखा वीवी गिरी के इलेक्शन में क्या हुआ कि उनको 50%+1 वोट नहीं मिल पा रहे थे, और उसमें 2-3 लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो लास्ट में कैंडिडेट है जिसको कम वोट मिले थे, उसके वोटों को क्या किया, दोनों में बराबर बांट दिया गया। अब देखते हैं कौन लीडिंग हुआ, तो उसमें जो लीडिंग हुआ, अगर उसमें उसने 50%+1 का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, यानी 50%+1 का क्राइटेरिया अगर उसने फुलफिल कर लिया, जो तो टोटल वोट्स होंगे उसमें 50% और एक ज्यादा उससे अगर कर लेता है, तो वो व्यक्ति का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। अगर हम बात करें तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो हमारे राष्ट्रपति, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये 10 स्टार का क्वेश्चन मान लो, 10 स्टार का क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया है कि निर्विरोध जो है भारत
में चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वोट कैसे मेजर किया जाता है, तो एक एमएलए का जो मत होगा, वो कैसे काउंट किया जाता है ये देखते हैं। इसका जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या और उसके बाद राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या गुणे क्या करते हैं, 1/1000 करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकलती है वो एक एमएलए का मत होता है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की मान लो कि 25 लाख की जनसंख्या है और 400 लोग हैं, 403 लोग हैं, ठीक है, पहले 404 लोग थे लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है उत्तर प्रदेश में जो एक एंग्लो इंडियन होता था उसके पद को समाप्त कर दिया गया है। तो इस वजह से अब जो है वो कितने 403 सदस्य हैं। और उसके तहत अगर हम देखते हैं, ठीक है, उसके तहत देखते हैं तो 25 CR में हाँ कितने 400 और 1/1000 है। ठीक है, तो अगर ये CR है तो ये 25 गुणे 1 CR मान लो, ये 25 चौको 100 हो गया। ठीक है, हाँ अगर ऐसे मान लो तो ये 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, तो कुछ समवेयर अराउंड जो है वोट जो आएंगे आपके 100 लाख हो जाएंगे। 3 3 6 और ये हाँ अगर हम बात करें तो ये 25 चौको 100 यानी 400 हो जाएगा। हाँ ये 40 सॉरी हाँ, और 40 में ये 3 तो कट ही जाएंगे, तो ये 3 कट गए। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये 25 आ गया। हाँ 2500 में 100 ये 625। मान लो कि एक जो वैल्यू आएगी वो 625 यानी एक एमएलए का मत कितना होगा 625 के बराबर होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये स्टेट की पॉपुलेशन कैसी हो, क्योंकि ये कैसा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को करता है। ठीक है, तो इस तरीके से 625 की जो वैल्यू आ रही है वो एक एमएलए का मत आएगा। ये हाइपोथेटिकल है, 25 करोड़ जनसंख्या यूपी की अभी नहीं है। ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी जनगणना का कोई भी अभी डेटा नहीं आया। जो 2001 की जनगणना है उसके अनुसार तो और भी कम होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इनमें 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया गया। इसमें जो अभी प्रयोग किया गया जो एग्जिस्टिंग अभी मेथड चल रहा है उसमें जो 1971 की जनसंख्या था परिसीमा आयोग के द्वारा, हाँ उसमें जो जनसंख्या था वही चल रहा है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में जनसंख्या में बहुत अंतर नहीं था। ठीक है, इस वजह से उसी को कैरी आउट किया गया। अगर हम 84वें संविधान संशोधन 2002 की बात के माध्यम से क्या किया गया, 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष हाँ 1971 ही रहेगा, ये किया गया था। यानी आपका जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके कब हुआ था, ये 2002 में। किस लिए हुआ था, आपका परिसीमन के लिए हुआ था। परिसीमन के आधार पर क्या किया गया था कि जो काउंटिंग होगी हर जगह जनसंख्या की वो किसके बेसिस पे होगी, 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी। ठीक है, हाँ और कब तक होगी ये 2026 तक होगी। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने करी गया कि 2027 में नई आपका जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बेसिस पे परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, और 2029 का चुनाव शायद उसी के आधार पर लड़ा जाए जो लोकसभा का होगा और उसके बाद जो आने वाली विधानसभा होगी उनका। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव जो है 2022 में बिहार का एक एमएलए का मूल्य कितना था, हाँ आपका 173 था। वहीं पे सर्वाधिक किसका था, तो उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश का कितना एक एमएलए का मूल्य था 208। ठीक है, एक एमएलए के मत का मूल्य कितना था 208 था। हाँ सबसे कम किसका होगा, ऑब्वियसली सिक्किम का, क्योंकि सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, क्योंकि हमने बोला ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अब हर राज्य के एमएलए का मत जो होगा का मूल्य अलग अलग होता है, मैंने बताया था अभी आपको, क्योंकि राज्य की जनसंख्या और विधान सदस्य की संख्या अलग अलग होती है। हर राज्य में जो विधान सभा के जो सदस्य होंगे उनकी जनसंख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है, और राज्य की जनसंख्या भी अलग होती है, क्योंकि ये देखिए ना निर्वाचित एमएलए की संख्या नीचे दी हुई है, ऊपर जो है कुल जनसंख्या दी हुई है, तो यह राज्य के लिए अलग अलग होगी, इसलिए एक एमएलए का मत अलग अलग होगा। अगर हम 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में देश की कुल विधायकों के वोटों का मूल्य देखें तो वो कितना था आपका
5,43,231 था। कितना था कुल विधायकों के वोटों का मूल, जो विधायक यानी एमएलए का, एमएलए का मूल कितना था 5,543,231। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका एमपी का क्या होगा। एक एमपी का मत क्या होगा, तो एमपी का क्या है, हाँ तो उसमें क्या है, देश के विधायकों यानी जो विधायकों का है, विधायकों के वोटों की कुल मूल्य और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। ठीक है, कि आपका निर्वाचित सांसद कितने होंगे, तो आपको पता है 543,231 जो थे वो ये थे, और 774 जो है आपके वो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित बोला गया है, ठीक है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर क्या है, अगर बात करें तो 544 ये थे और प्लस 230, तो ये अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 774। ठीक है, तो 544 प्लस 774, ठीक है, उसके तहत जो है इतने जो है 544 सदस्य यहाँ पे थे और 230 यहाँ पे थे। जब हमारा 2022 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 2022 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें इतने ही मेंबर्स थे, तो उसके तहत जो है 774 हमारे निर्वाचित सांसद थे, क्योंकि 230 राज्यसभा में 230 थे और उसके बाद 12 जो होते हैं आपके मनोनीत होते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और 2 कैरी आउट होते थे। उस तरीके से कितनी वैल्यू आई, 700 वैल्यू आई एक एमपी के मत की। एक एमपी के मत की वैल्यू कितनी आ रही है, 700 आ रही है। देखो ये सारे तरीके आपको थोड़ा सा ये जानने जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो 2022 और 2023 के जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन में आपको उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है, इसको हो जाने के बाद इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। हाँ, और देखिएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। सभी सांसदों का मत का मूल्य बराबर होता है, यानी यहाँ सांसदों का जो मत का मूल्य होगा वो बराबर होगा, क्योंकि वो एट द हेड लेवल पे वो होंगे। स्टेट में अलग अलग आपका पॉपुलेशन होती है, तो उसके बेसिस पे जो अलग अलग विधानसभा के सदस्य होते हैं, इस वजह से जो एमपी का मूल होता है हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सेंटर में जाके वो एक तरह से कंसोलिडेट हो जाता है, एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो इस बेसिस पे वहां पे एमपी का मूल्य बराबर होता है। ठीक है, देश में कुल सांसदों का मत का मूल्य कितना है, तो वो कितना है 5,43,200 है। ठीक है, तो एमएलए प्लस एमपी बटे 2 प्लस 1, क्योंकि 50% चाहिए हमें, तो 50% में क्या दोनों के मतों और उसके बाद आधा करो और उसके बाद एक ज्यादा बढ़ा दोगे तो 50% 1 हो जाएगा ना, 50% प्लस 1। ठीक है, यही होगा ना एमपी प्लस एमएलए बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जब हमने ये किया तो इसके तहत जो आया हमारा 1 लाख समथिंग, ठीक है, 1,08,000 सॉरी 10 लाख, हाँ 10,86,000, ठीक है, 431 बटे 2, जो बाद में आया 5,43,216। ये क्या आ गया, इतने वोट, इतने मूल्य के वोट जो है मिलने चाहिए टू विन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, टू विन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका मूल्य हम डिसाइड करते हैं कि एक एमपी का मूल्य क्या होगा, वोटों का मूल्य क्या होगा, एक एमएलए का वोटों का मूल्य क्या होगा, उसके बाद 50% प्लस 1 जिसके पास वोट आ जाते हैं वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज कर लिया जाता है। अगर नहीं आते तो तब तक करते रहते हैं जब तक किसी व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट ना मिले। ठीक है, इसमें द्वितीय चक्र में वीवी गिरी को चुना गया था, वैसे निर्विरोध जो है नीलम संजीव रेड्डी जी को चुना गया था। किसी राज्य की विधानसभा भंग होने या सांसद के पद खाली होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर किसी एक राज्य की विधानसभा भंग है, चलो ठीक है हटाओ, तब भी चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा उसके बेसिस पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो विवाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और किसके तहत होता है, अनुच्छेद 71 के तहत, क्योंकि जो निर्वाचन का प्रावधान बनाता है वो संसद अनुच्छेद 71 में ही बनाता है, के तहत ही बनाता है। ठीक है, तो इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। ठीक है, परिणाम आने पर 30 दिनों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अपील करनी होगी। अपील उम्मीदवार स्वयं कर सकता है। ठीक है, यानी अगर आपका 30 दिन के अंदर यानी परिणाम आ गया और 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाती है उसके बाद। लेकिन
अगर आप अपील करते हो तो ये इस उम्मीदवार के द्वारा की जा सकती है। अगर हम बात करें कि ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो है हमारा शेड्यूल जो है, एक शेड्यूल होता है हमारा, ठीक है, शेड्यूल जो होता है अनुसूची, ठीक है, उन अनुसूची में जो है आपका शेड्यूल में, शेड्यूल 3 में जो है आपका ओथ के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, एक ओथ होता है, ओथ के बारे में डिस्कस किया गया, ओथ मतलब शपथ, ठीक है, शपथ के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन उस शपथ में जो है 3 लोगों की शपथ जो है नहीं दी गई है, उसमें एक है प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, ठीक है, इनका अलग है, ये अलग है, ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत इनका, अनुच्छेद 69 के तहत इनका और 159 के तहत गवर्नर का, गवर्नर ऑफ स्टेट का जो है अलग से प्रावधान किया गया, अलग से शपथ है, ठीक है, किसमें नहीं है, जो है शेड्यूल 3 यानी आपका अनुसूची 3 के तहत जो शपथ है उस शपथ के तहत इसकी शपथ नहीं आती, ये ध्यान देने योग्य है और इनके आर्टिकल्स भी ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ होती है, उस शपथ में क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा और परिरक्षा की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किसके पास होता है, आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति की शपथ जो है का प्रावधान किसमें है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, किसमें नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, यही चीज मैंने आपको बताई है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें यह बोला है कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा, तो टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, आपको पता होना चाहिए कि वो 5 वर्ष होता है, जब वो कार्य जो है कार्यभार ग्रहण करता है, कार्यकाल का पद जो ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से अधिक अपने उत्तराधिकारी के आने तक रह सकता है। अगर 5 वर्ष हो जाते हैं और उसका रिजेक्शन हो रहा होता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, सक्सेसर नहीं आ जाता, तब तक वो रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है, कैसे खाली हो सकता है ये भी ध्यान देने वाली योग्य है, या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र यानी रिजाइन कर दे, या तो उसके ऊपर इंपीचमेंट लग जाए, इंपीचमेंट मतलब महाभियोग, या उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो रेजिग्नेशन वो किसको देगा, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होगा वो उपराष्ट्रपति को देगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा सबसे पहले इसको इन्फॉर्म किसको करेगा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की प्रथम सूचना, जो पहली इंफॉर्मेशन किसको देगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, किसको देगा, लोकसभा को, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को कभी त्यागपत्र नहीं सौंपेगा, ऑब्वियसली किसको देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। एक्चुअली दिमाग में ये आएगा कि देखो इसको अपॉइंट करने वाला तो जो अपॉइंट है, शपथ दिलाने वाला जो बंदा होता है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है राष्ट्रपति को, तो क्या रेजिग्नेशन भी उसी को देगा, यानी त्यागपत्र भी उसी को देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। त्यागपत्र किसे देगा, तो त्यागपत्र जो देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति एक तौर पे क्या होता है, एक तौर पे वो होता है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति का पद आपका, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु या महाभियोग या त्यागपत्र किसी भी आकस्मिक स्थिति में खाली होता है, यानी अगर ये 3 स्थितियां हैं और इसमें अगर खाली होता है तो अधिकतम कितना, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर जो है उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, ये कंपलसरी प्रोसेस है, ये संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन भी किया गया है कि अगर ये 3 कंडीशन, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या उसको इंपीचमेंट लग जाए, इंपीचमेंट यानी आपका महाभियोग हो जाता है या त्यागपत्र हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर उसको भर देना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो त्यागपत्र अगर वो देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति को देने के क्रम में ये होगा कि राष्ट्रपति सबसे पहले इसको इन्फॉर्म करेगा लोकसभा अध्यक्ष को। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उस उपराष्ट्रपति के ना होने पर मुख्य न्यायाधीश जो है, अगर आपका राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका राष्ट्रपति नहीं होगा और उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति हो, हाँ, और उपराष्ट्रपति भी ना हो, अगर राष्ट्रपति होने के क्रम में अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो है आपका,
ठीक है, उपराष्ट्रपति के ना होने पर मुख्य न्यायाधीश, और ऐसा एक्चुअली देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट हमारा नहीं होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं होगा हमारा, तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, और अगर वो भी नहीं होता है तो उसकी जगह पे कौन बनेगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी नहीं होगा तो कौन बनेगा, सीनियर मोस्ट जज, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा, ठीक है। इस केस में आपका ऐसा होता है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात है कि 1969 में एक ऐसी व्यवस्था हुई थी, 1969 में ये नियम बनाकर यह प्रावधान किया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1969 में एक आपका इंसिडेंट हैपन हुआ था। 1969 में ये हुआ था कि उस समय जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे 1967 से लेकर 69 तक, वैसे तो उनका कार्यकाल 73 तक था, लेकिन 69 में उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। मृत्यु के बाद जो होता है आपका उपराष्ट्रपति उस समय के जो थे वो वीवी गिरी जी थे, और वीवी गिरी होने के नाते जब वो उपराष्ट्रपति थे तो उनका भी मन था कि वो भी राष्ट्रपति बने, तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। और जब उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो उसके तहत क्या हो गया कि अब राष्ट्रपति का पद तो रहा ही नहीं, तो उस क्रम में क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता था, क्योंकि राष्ट्रपति तो मर चुका, उपराष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, अब कौन राष्ट्रपति बने। तो उस क्रम में जो है 1969 में इस चीज को चेंज किया गया, और इस चीज में चेंज करने के बाद अगर ये दोनों नहीं रहते तो उसकी जगह पे कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति बनेगा। और अगर वो भी ना रहा, उसकी भी मौत अचानक से हो गई, तो फिर कौन बनेगा, तो जो 34 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा, ठीक है। ये क्रम चलता रहेगा। तो ये इस प्रक्रिया में एक सुविधाजनक प्रक्रिया ये रही कि कोई वाइड स्पेस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, हाँ। तो ऑब्वियसली वीवी गिरी नहीं थे तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पे कोई और राष्ट्रपति चुना गया था। आपको पता है एम हिदायतुल्लाह जी जो थे वो राष्ट्रपति चुने गए थे कब, 1969 में, जब वीवी गिरी जी ने क्या किया था, राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के लिए, देखो जाकिर हुसैन की क्या हुई, मृत्यु हुई, तो मृत्यु के केस में क्या राष्ट्रपति का पद क्या हुआ, वैकेंट हुआ, और वीवी गिरी जो थे राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, हाँ, और उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त करना पड़ा था। रीजन ही यही हुआ था कि यहाँ पर जाकिर हुसैन की मौत हुई, ये प्रेसिडेंट थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, लेकिन इन्होंने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन इसलिए करना था क्योंकि उनको क्या बनना था, प्रेसिडेंट बनना था। तो इस वजह से प्रेसिडेंट का भी जो है, प्रेसिडेंट का पद भी वैकेंट था, हाँ, और इसके साथ साथ वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद भी क्या था, वैकेंट था, हाँ। तो इस केस में कौन बनेगा, अब सीजीआई बनेगा, वो क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग, हाँ, प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बना, आपका उस समय के जो जस्टिस थे सीजीआई एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद की सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगर कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के पद पर अगर वो आपका है, तो उसमें चाहे वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, वो उसके पास जो पावर होंगी वो राष्ट्रपति के बराबर होंगी, और जो उसको पेमेंट या रेन्यूमरेशन मिलेगा और जो फैसिलिटीज और अलायंसेस मिलेगा वो भी प्रेसिडेंट के बराबर की ही सारी चीजें दी जाएंगी। इसके बाद जो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 61 के तहत होता है। ये किसमें होता है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है। इसके तहत क्या होता है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 56 में किया गया है, ये एक प्रक्रिया होती है। इसके तहत क्या होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन के द्वारा ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, और अगर संविधान का अतिक्रमण करता हुआ राष्ट्रपति पाया जाता है तो उस किसी भी एक सदन के द्वारा उसके 1/4 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इस शिकायत को अपने सदन के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, और अगर इसको सही पाता है अध्यक्ष तो उसके महाभियोग की प्रक्रिया को वो एक्सेप्ट कर देता है और 14 दिन की एक नोटिस भेज देता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और साथ साथ जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें क्या करता है
कि वो सदन डिस्कस करता है राष्ट्रपति के किए गए अतिक्रमण या जो भी आपका संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है उसको वो पूरी तरीके से देखता है कि अगर इसने गलती की है और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उस सदन के 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो वहां पे उपस्थित और वोट करने वाले 2/3 से ज्यादा लोगों ने अगर ये पास कर देते हैं तो ये पास होकर अगले सदन में चला जाता है और अगले सदन में जाने के पश्चात वहां पे भी यही सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है और 2/3 बहुमत के साथ प्रेजेंट और वोटिंग के साथ अगर ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद पे फिर नहीं रहता है। ठीक है, ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि जो महाभियोग टर्म का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, आपका सिर्फ राष्ट्रपति शब्द के लिए होता है, जबकि और सबके लिए किसका प्रयोग होता है, रिमूवल। ठीक है, इंपीचमेंट का प्रयोग एक ही जगह होगा, वो कहां पे होगा, आपका इंपीचमेंट का प्रयोग एक ही जगह पे होगा, वो होगा आपका प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन और सब जगह कहां पे होगा, और सब जगह पे रिमूवल का टर्म होगा। रिमूवल मतलब हटाना। ठीक है, और जगह पे रिमूवल टर्म यूज होगा, जैसे आपका उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, ना कि इंपीच किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, इंपीच नहीं किया जाता है, महाभियोग नहीं लगाया जाता, वहां पे रिमूवल की प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया होती है, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान देने वाली वाक्य है। ये शब्दों का खेल है, इन शब्दों के खेल के साथ जो है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है एग्जामिनर खेलता है और आपको कंफ्यूज करके आपके नंबर चुरा लेता है नेगेटिव मार्किंग के थ्रू। ठीक है, इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 56 में महाभियोग का प्रयोग किया गया, लेकिन जो प्रक्रिया है वो आपका ये, और प्रक्रिया मैंने अभी आपको समझाई क्या होती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको समझाया था, देखिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन यानी एनी ईदर ऑफ द हाउस, ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो लोकसभा से स्टार्ट हो या राज्यसभा से स्टार्ट हो। इट कैन बी, देखो यहाँ पे क्या है, चुनने के लिए आपका राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, और साथ साथ यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ठीक है, वो लोग चुनते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ 2 सदन होते हैं, वो भी संसद के होते हैं, और जो संसद के 2 सदन या पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं उनमें से महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी एक सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि अगर जो शुरू करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रथम सदन कहते हैं। और इस प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या कहेगा, 1/4 सदस्य जो है प्रस्ताव क्या लेकर आते हैं। हाँ, और उस प्रस्ताव में क्या होता है, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है, कि प्रस्ताव के पहले ही, जब प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली होती है उससे 14 दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आपके इस पहलुओं पे संविधान के अतिक्रमण करने की वजह से हम आपके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, हाँ, इसके तहत जो है हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और राष्ट्रपति स्वयं जो है, राष्ट्रपति स्वयं जाएगा या किसी प्रतिनिधि को के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। 14 दिन का जो टाइम होता है उसमें उसको पक्ष रखने की का मौका भी मिलता है, और अगर वो पक्ष रखना चाहता है तो रख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को नहीं भेज सकता। याद करने वाली बात ये है कि जो ये महान्यायवादी जो होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अपनी कंट्री का, तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बुलाएगा, ये इधर आओ महान्यायवादी, ठीक है, तुम जाओ और तुम मेजर लीगल केस लड़ो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई और हो सकता है, लेकिन वो आपका अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकता, क्योंकि आप गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग नहीं करोगे वहां पे। ठीक है, और क्या होता है आपको बताया ना कि 2/3 वोट, ठीक है, और वो कुल बहुमत होता है। कुल बहुमत कितना, कुल सदस्य संख्या, और सदस्य संख्या में भी क्या होगा, आपका निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होंगे, और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है आपका पारित होना चाहिए। इसके तहत जो है प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है, और दूसरे सदन में जांच जो है, दूसरे सदन को जांच सदन कहते हैं। देखो, पहले सदन को प्रथम सदन बोलेंगे। प्रथम सदन कहां होगा, जहां पे शुरू होगा महाभियोग। हाँ, ठीक है, और वहीं पे जो दूसरा सदन होगा
हाँ, वो क्या होगा, जांच सदन होगा। क्या होगा, जो प्रक्रिया जो आरोप लग के आए हैं वो दूसरा सदन होगा, वो क्या होगा, जांच सदन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। जहां शुरुआत होगी वो प्रथम सदन कहलाएगा और शुरू होगा यहाँ महाभियोग, और यह सेकंड सदन होगा। यहाँ अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, हट जाएगा। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक होती है। कैसी होती है, अर्ध न्यायिक होती है। जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कैसी होती है, क्वासी जुडिशियल होती है। कैसी, अर्ध न्यायिक मतलब क्वासी जुडिशियल। ठीक है, यानी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज क्वासी जुडिशियल इन नेचर। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द क्वासी जुडिशियल इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सदन भी क्या होता है, ऐसे पहले बताया था, पहला सदन पास करेगा 2/3 वोटों के साथ। दूसरा सदन भी इसको क्या करता है, दूसरा सदन राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो वो 2/3 कुल सदस्य संख्या से बहुमत को जो है प्रस्ताव पारित करता है और राष्ट्रपति तुरंत क्या करता है, हट जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति जो है महाभियोग की प्रक्रिया में नहीं गया है। ठीक है, राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से उसके वेतन, ठीक है, उसके वेतन, भत्ते और सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जब तक चल रही होगी तब तक ऐसा नहीं कि उसके पेमेंट को रोक दो, नहीं, वो जो प्रोसीजर जो उसको मिल रहा है प्रोसेस के थ्रू वो उसको मिलता रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात आती है, रीइलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमारे कंट्री में ऐसा है जैसे अमेरिका में 2 बार ही चुने जा सकते हैं 4-4 साल के 2 कार्यकाल के लिए, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में n नंबर ऑफ टाइम चुने जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पद की शर्तें। राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या होती है, प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस क्या हो सकती है, लाभ के पद पे ना हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये बताया हुआ है, 5 लाख महीना उपलब्धि या वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास प्राप्त होगा। ठीक है, 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, हाँ, और 5 लाख महीना उपलब्धियां या वेतन प्राप्त होगा। हाँ, और उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति अलाउंसेस के साथ साथ जो वेतन मिल रहा है उसको इंक्लूड किया गया है। और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास प्राप्त होता है, राष्ट्रपति भवन जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन, 300 कमरे का। ठीक है, नोट, सेवा काल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं होगी। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और ये सीधे सीधे भारत की संचित निधि से मिलता है उसको। ठीक है, अनुच्छेद 53 की बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां बोलता है, जो कि बहुत ही मेजरली यूज होती हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होगी, और किसमें दिया गया, 53, जहां 52 में बोला गया है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में ये भी हो सकता है कि आपका उसकी कार्यपालिका के लेवल पे होगी, यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी होगी, इंडिविजुअल लेवल पे भी होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति में भी निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। हाँ, पर ये शक्तियां होंगी, कार्यपालिका शक्तियां। हाँ, राष्ट्रपति में इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं, यहां पे क्या होगा, स्वयं होगा, स्वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्वयं होगा, यानी खुद से या अपने अधीनस्थों के तहत ये अपनी शक्तियों का निर्वहन कर सकता है। हाँ, ठीक है, उसके तहत अगर देखते हैं अनुच्छेद 74 के पार्ट ए में, तो राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगी। कौन होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, जितने भी एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए तो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, जो मंत्री परिषद होती है, जो चुने हुए मंत्री होते हैं वही प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, और वही क्या करते हैं फिर अपना, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं डिसीजन लेगा, इंप्लीमेंट करेगा उस चीज को, या तो किसी के थ्रू इंप्लीमेंट कराएगा। तो प्रेसिडेंट, सारे एक्शन दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, या उसके जो मंत्री होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, एग्जीक्यूटिव हेड होने का मतलब ये होता है
कि चाहे वो हमारे देश में काम करने वाला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो चाहे वो एनटीएस हो, जमादार हो, चौकीदार हो, जो भी हो, अगर वो भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है तो वो सबका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, वो एक हायरार्की सेट है कि इसको आप रिपोर्ट करोगे, उसको आप रिपोर्ट करोगे, लेकिन ये सब किसको रिपोर्ट, ये सारे के सारे इनको जो वेतन मिलता है, इनको जो काम करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, ये सब किसके थ्रू मिल रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके नेम पे ही सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो रहे हैं। जो भी देश में काम हो रहे हैं वो उन्हीं के नाम पे हो रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इंस्ट्रक्ट करने पे हो रहे हैं। लेकिन इनको हेल्प करने के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग हायरार्की सेट की गई है। हाँ, एक स्तर सेट किया गया, उस स्तर के तहत जो है अपना काम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका जो हेल्प करते हैं 74A के तहत किसको? प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे। ठीक है, वो सलाह करेंगे। हाँ, और जिसका अध्यक्ष क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? आपको पता है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो कि करेगा, सलाह देगा किसको? प्रेसिडेंट को। अतः भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। इस तरह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वो कार्य करने के लिए बाध्य है। भाई बाध्य है, ये याद रखना कि क्योंकि संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने मन से ही कोई डिसीजन लेने लगे। नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी एडवाइस देंगे, उसकी एडवाइस पे उसको काम करना है। ही शुड बी एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान है, इसमें राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं, मुझे पता है। एक होता है डिफैक्टो, एक होता है डी ज्यूरो। ठीक है, डी ज्यूरो, डी ज्यूरे का मतलब होता है आपका नॉमिनल हेड। ठीक है, नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का कौन होगा? वो होगा प्रेसिडेंट। और डी फैक्टो क्या होगा? डी फैक्टो फ्रेंच टर्म है। डी फैक्टो का मतलब ये होगा, हाँ, एक्चुअल हेड। एक्चुअल हेड कौन होगा? एक्चुअल हेड होगा आपका, कौन होगा भाई? एक्चुअल हेड होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ये याद करने वाली बात है। ठीक है, आर्टिकल 75 की बात करते हैं। 74 के पार्ट 1 में जहां हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है। वहीं आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट पावर होती है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। यानी 75 में ये बोला गया है कि नियुक्ति के बारे में बोला गया, नियुक्ति सबसे पहले किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। फिर प्रधानमंत्री जिनको बोलेगा कि इनको मंत्री नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करता है। यानी काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अनुच्छेद 75 के तहत। राज्यपाल को अगर आपको याद हो तो 155 के तहत, 155 के तहत, 155 के तहत, 155 के तहत। ठीक है, हर एक राज्यों में। ठीक है, बराबर बराबर। तो राज्यपाल 155 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को कितना? 124 के तहत। ठीक है, और उच्च न्यायालय के जजों को 217 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 217, आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के जजों को। यानी आपको याद रखना है, तो आपको पता है कि पीएम और सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कितना? 75 के तहत। हाँ, और उसके बाद जो है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको किसके तहत? 155 के तहत। हाँ, और उसके बाद आपका एससी के जितने भी जज होंगे। ठीक है, आपकी जो एससी के सर्वोच्च न्यायालय के जज को कितना? 124 के तहत। हाँ, और एससी के जजेस को कितना? 217 के तहत। ये याद करने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर मैं बोलूं और भी कमीशन होती है, जैसे ये एससी कमीशन है, एससी कमीशन है, ये अनुसूचित जाति कमीशन जो है एससी कमीशन है। तो एससी कमीशन के लिए अनुच्छेद क्या है? आपका 338 है। और 338 के तहत जो है राष्ट्रपति इसके हेड को नियुक्त करेगा। एसटी कमीशन जो है 338A के तहत है, हाँ, इसको करेगा। ओबीसी कमीशन 338B के तहत है, तो उसके हेड को नियुक्त करेगा। यूपीएससी जो है 316 के तहत, यूपीएससी के जो हेड हो गए या जो अध्यक्ष होगा उसको 316 के तहत उसको नियुक्त करेगा। इलेक्शन कमीशन के हेड जो होते हैं आपको पता है, चीफ
आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको 324 के तहत, और जो दो आपका एडिशनल कमिश्नर होते हैं, सॉरी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो कमिश्नर्स होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सीईसी और दो सीई होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दो, ठीक है, उसके थ्रू जो होता है आपका नियुक्त किया जाता है 324 के तहत। ओबीसी कमीशन जो है 300 सॉरी ओबीसी कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक आयोग यानी आपका माइनॉरिटी कमीशन जो है वो 350 बी के तहत होगा। और महिला आयोग जो है 1992 में बना था, उसके जो अध्यक्ष होगा उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको भी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये आपका दो बॉडीज जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दो बॉडी कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। ये दो बॉडी ये हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, तो कैसी बॉडी होंगी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? तो स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या है? स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है, यानी ये सांविधिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, लेकिन इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल को भी कौन चुनता है? 239 के तहत आपका प्रेसिडेंट चुनता है। दिल्ली पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है, और आर्टिकल 239 के तहत, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करता है, अनुच्छेद 73 के तहत। कैग है यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ये भारत का महालेखा परीक्षक, इसको भी कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके तहत? 148 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन बोला जाता है, इसको भी कौन नियुक्त करता है? इसके अध्यक्ष को आपका प्रेसिडेंट करता है। किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत। अगर हमें अनुच्छेद 79 की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो क्या क्या है? तो भाई विधायी शक्तियों में क्या होगा? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। यानी अगर हम कहीं भी संसद बोल रहे हैं तो संसद में तीन चीजें होती हैं। संसद में होगा पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है, प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये चीजें संसद कहलाती हैं। तीन चीजों से मिलकर संसद बनी हुई होती है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, हाँ, तीन अंग होते हैं। संसद में बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विधि नहीं बन सकती, क्योंकि अगर दो राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून अगर बिल होता है और पास होता है तो कानून बनने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास जाना होता है, और जब उसकी अनुमति मिल जाती है वो तभी कानून पास होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 99 के तहत क्या और विधायी शक्ति दी गई है। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। डबल लाइन के तहत यानी 99 के तहत उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है, या तो राष्ट्रपति कराएगा, शपथ दिलाएगा, या तो कोई उसके द्वारा नियुक्त होगा वो दिलाएगा। इसके लिए क्या करता है? एक्चुअली राष्ट्रपति खुद ना जाके प्रोटेम स्पीकर को रखता है, और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, एक्चुअली जब संसद में जब सदन जैसे 18 लोकसभा थी इस बार वाली जो 2024 की थी, तो 2024 की जब लोकसभा असेंबल हुई तो उसमें जो है एक वरिष्ठ मेंबर को क्या है राष्ट्रपति ने चुन के क्या बना दिया? प्रोटेम स्पीकर। जैसे इस बार के जो प्रोटेम स्पीकर थे और भर्तृहरि मेहताब थे। भर्तृहरि मेहताब जी जो थे वो इस बार के 18वीं लोकसभा के क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे, जो कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। हाँ, उसके तहत क्या हुआ कि वो प्रोटेम स्पीकर के साथ राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं प्रोटेम स्पीकर को, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदस्यों को शपथ दिला देता है, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जो 12 मेंबर्स होते हैं, हाँ, 12 मेंबर्स जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ, उनको भी शपथ कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी आ सकता है, इसको ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा के जो मनोनीत मेंबर होते हैं उनको भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जबकि और जितने भी लोग होते हैं ज्वाइंट सीटिंग में बैठते हैं और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको राज्यसभा के सभापति के द्वारा शपथ दिला दी जाती है, लेकिन जब 12 मनोनीत मेंबर होते हैं उनको कौन दिलाता है? उनको दिलाता है आपका ये राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, राज्यसभा नहीं होता, ये राज्यसभा होगा, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 80 की पॉइंट 3 में आर्टिकल देखेगा, वैसे याद करने वाले की जरूरत नहीं है बस, लेकिन एक बार देख लेंगे तो दिमाग में रहेगा। अगर
एग्जाम में आपको नजर आता है तो हिंट कर जाएगा, ठीक है। आर्टिकल याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अपने आप ही वो याद हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 331 की, तो 331 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है आपका 2 एंग्लो इंडियंस को जो है अनुच्छेद 331 के तहत जो है नियुक्त करेगा। और आपको पता है कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के में क्या हो गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। तो जो अनुच्छेद 331 है ये अपने आप ही खत्म हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आपका आहूत करता है, किसको आहूत करता है, आपका सत्र जो होता है विधानसभा पार्लियामेंट का जो सत्र होता है, मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, ठीक है, विंटर सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो गया, ये सत्र होते हैं, 2-3 सत्र होते हैं जो कि आहूत होते हैं। तो इसको जो आहूत करता है वो कौन करता है, यानी बुलाता है कि अब आओ और सत्र में बैठो और डिस्कशन करो पार्लियामेंट का। तो ये कौन करता है, ये आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और किसके तहत होगा, अनुच्छेद 85 के तहत होगा, ठीक है। और साथ साथ आहूत तो करता है तथा लोकसभा सत्रावसान भी होता है। जो सत्रावसान होता है यानी एक सत्र खत्म हो गया, जैसे मानसून सत्र खत्म हो रहा है, तो जब मानसून सत्र खत्म होता है अध्यक्ष बोलता है कि अब जो है सिनेडाई जो है आपका एडजर्न की जाती है, आपका जो सत्र की कार्यवाही जो एडजर्न की जाती है सिनेडाई, यानी भविष्य में अनडेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट टाइम के लिए जो है इसको अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित की जाती है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो सत्रावसान भी कौन करता है, सत्र का अवसान यानी खत्म करना, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है, ठीक है। यानी सत्र भी बुलाएगा प्रेसिडेंट, सत्रावसान भी करेगा प्रेसिडेंट। और जब पूरी की पूरी लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो लोकसभा भंग करना, अगर कोई पार्टी हार जाती है या फिर वही सेम पार्टी पावर में आती है, तो पिछली लोकसभा जैसे 17वीं लोकसभा भंग हुई थी और 18वीं शुरू हुई थी, तो ये कौन करेगा लोकसभा को भंग करने वाला व्यक्ति भी कौन होगा, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब अगर देखे तो अनुच्छेद 86 के तहत 85 में जब ये था तो 86 के तहत क्या है, दोनों सदनों को संबोधन करता है, कर सकता है, संसद जो है सदनों को संबोधन लोकसभा राज्यसभा दोनों को संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति 86 के तहत, ठीक है। प्रथम लोकसभा संबोधन राष्ट्रपति करते हैं। पहली जो लोकसभा आपकी असेंबल होती है, जैसे 18वीं लोकसभा 2024 में चुनी गई थी, तो जब सबसे पहली बार लोकसभा बैठी होगी तो उसका संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। और प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक होती है, यानी जैसे 2024 में चुनी गई थी, 25 की बैठक हो या इस साल की जो बैठक होगी, जो 2026 की बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी बजट की बैठक होगी, तो उसको जो संबोधित करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। जो राष्ट्रपति संबोधित करके चला जाता है तो मोशन ऑफ थैंक होता है, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वो अलग की बात है, वो हम संसद में पढ़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 111 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, उस पर अनुमति प्रदान कर सकता है, ठीक है। और जब तक उसकी अनुमति नहीं होगी तब तक कोई भी विधेयक जो होता है वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति 111 के तहत राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता, यानी कोई विधेयक जो होगा कानून नहीं बन सकता। और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी हो सकती है, अगर कोई विधेयक आता है उसके पास तो वो उसको वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, यानी निषेधाधिकार शक्ति जो है उसका भी प्रयोग कर सकता है। वीटो पावर में प्रेसिडेंट की कौन कौन सी वीटो पावर होती है ये भी देखते हैं। तो वीटो पावर में क्या 3 प्रकार की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। एक होती है अत्यांतिक वीटो, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। तीसरी जो होती है जेबी वीटो, हाँ, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो बोलते हैं। और एक और जो वीटो होती है जो कि यहाँ नहीं यूएसए में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, ये आपका यूएसए में यूज होती है। 3 तरह की वीटो होती हैं, एक आपकी एब्सोल्यूट, दूसरी सस्पेंसिव, तीसरी पॉकेट वीटो। तो देखते हैं इसको डिटेल से क्या होती हैं। अगर हम एब्सोल्यूट वीटो की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मतलब ये हो गया पूरा, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होगा सब कुछ, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि कोई लूपहोल है। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होगा राष्ट्रपति विधायिका के किसी भी विधेयक पर ना या मना कर दे, ना कर दे या मना कर दे, यानी ना कर दे या तो मना कर दे, उसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। जैसे 1974 में राजेंद्र प्रसाद जी ने पेप्सू विधेयक का इस पे प्रयोग किया था। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हो गया कि सीधे सीधे इसको खत्म करो, मैं नहीं साइन करने वाला, ठीक है, मैं इस पे साइन ही नहीं करूंगा चाहे तुम जो भी करके लेके आओ। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वीटो, यानी वो विधेयक तो खत्म ही हो गया।
एब्सोल्यूट वीटो का मतलब अगर एब्सोल्यूट वीटो कर दिया किसी प्रेसिडेंट ने तो उसका मतलब वो विधेयक ही खत्म हो गया, खत्म करो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड इसलिए कर देता है कि भाई ऐसा है कि ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको देखो एक बार डिस्कस करके फिर से ले आओ। अब डिस्कस करके दोबारा जो भी वो रिकमेंडेशन देता है, अगर उसको फॉलो करके वो वापस लाते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता ही देता है। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। अगर पुनर्विचार के लिए वापस किया गया, रिकंसिडरेशन के लिए दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। 2006 में जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति उस समय के थे, हाँ, लाभ के पद के संबंधित एक विधेयक था, उसमें इसका प्रयोग किया था, सस्पेंसिव वीटो का। देखिए जरा, ये जो आपने ये चीजें लिखी हैं थोड़ी समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा सा इसको बेटर करके लाइए। तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग 2006 में किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग एक ही बार किया गया है, पेप्सू के केस में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और पॉकेट वीटो की भी, पॉकेट की वीटो तो 2-3 बार हो चुका है। जैसे हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि इसमें विधेयक क्या करता है कि जेब में रख लेता है, आर्टिकल जो भी आया विधेयक उसको जेब में रख लिया, ना तो उसमें हाँ कर रहा है ना तो ना कर रहा है। अगर आपने ना कर दिया तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया, आपने वापस भेज दिया कि फिर से इसको सोचो, तो ये आपका सस्पेंसिव वीटो हो गया। लेकिन अगर आपने पॉकेट में रख लिया, ना तो हाँ किया ना तो ना किया, तो ऐसे केस में क्या होता है, पॉकेट वीटो होता है। जैसे आपका ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है डाक संशोधन विधेयक जो था 1986 में, उसको पॉकेट वीटो के तहत प्रयोग करके रख लिया गया था, डाक संशोधन विधेयक को। आगे बात करते हैं तो विधेयक अभी आपने देखे 3। अब ये बार बार मैं बात कर रहा हूं, ये विधेयक क्या, विधेयक यानी बिल जिसे बोलते हैं बिल। तो ये विधेयक होते क्या है, तो 3 तरह के विधेयक होते हैं। तो एक जो विधेयक होगा वो कैसा होगा, साधारण विधेयक होगा। कैसा होगा, साधारण विधेयक होगा। दूसरा क्या होगा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, साधा यानी ऑर्डिनरी बिल। क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, एक होगा ऑर्डिनरी बिल। दूसरा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, मनी बिल। ये 3 तरह के बिल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के बिल होते हैं। राष्ट्रपति जो है संशोधन, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। देखो 2 तरीके के जो हैं, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा धन विधेयक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। इन केस में जो है राष्ट्रपति जो है अपने जेब में जो है बिल को नहीं रख लेगा, ठीक है, पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। और साधारण विधेयक के केस में राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है और प्रयोग होता भी है। तो सामान्यतः जो होते हैं विधेयक भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जहाँ 3 प्रकार के बिल होते हैं। इसको कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है, एक तो सरकार के द्वारा जो है, हाँ, प्रस्तुत किया जाएगा, या तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद गैर सरकारी विधेयक है, उसका सरकार अपना बहुमत खो चुकी हो तब वीटो पावर का प्रयोग होता है, ठीक है। आर्टिकल 123 के तहत जो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की शक्ति होती है, हाँ, आपका अध्यादेश की शक्ति जो होती है, हाँ, आपका 123 के तहत होती है। 123 के तहत जो होती है आपकी अध्यादेश की शक्ति होती है। संसद से सत्र न चलने पर या किसी सदन पे भंग होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भाई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर संसद का कोई सदन चल नहीं रहा है, हाँ, या फिर भंग हो गया है, तो उस केस में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाएगा, आपका 123 के तहत जारी किया जाएगा। और इसके तहत क्या होगा कि अध्यादेश जो होता है वो 6 महीने के लिए लागू होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर सदन सत्र नहीं चल रहा है, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की हो, जनरल पब्लिक की इंपॉर्टेंस की बहुत ज्यादा चीज हो, और अभी संसद का सत्र ना तो मानसून सत्र चल रहा हो, ना तो शीतकालीन सत्र चल रहा हो, बीच का समय हो, और आपको जरूरत है कि आपको एक बिल पास करना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से, तो अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। और अध्यादेश एक तरीके का कानून ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी कर दिया गया और वह राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही पारित किया जाएगा, लेकिन उसमें दोनों सदन में डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहां पे मत द्वारा पारित किया जाएगा, इन दोनों सदन के द्वारा नहीं पारित किया जा रहा है, सीधे सीधे वो बिल लाया गया और राष्ट्रपति को दिया गया, राष्ट्रपति ने उसको लागू कर दिया, ठीक है, इसके तहत होता है। और ये जो जो होगा वो, ठीक है, ये जो होगा वो अनुच्छेद 13 के तहत ही होगा,
ठीक है, ये अनुच्छेद 13 के तहत क्या है, एक तरह का कानून ही माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, कानून ही माना जाएगा, कानूनी ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, कानून ही माना जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। भगवान की रख देना लंबा लोग ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको जो अध्यादेश होगा वो कितने देर के लिए होगा, वो 6 महीने के लिए होता है। यदि 6 महीने में संसद पारित नहीं करता है तो वो रद्द हो जाता है। 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी होता है और संसद ने के सामने वो बिल फिर रखा जाएगा, क्योंकि उस समय तो संसद बैठी हुई नहीं थी, संसद के सदनों द्वारा वो पास नहीं हुआ था। तो इस केस में क्या होता है कि जब वो संसद के द्वारा पास नहीं होता तो 6 महीने के लिए उसको लागू किया जाता है। लेकिन संसद जैसे ही बैठती है तो संसद के बैठने का समय क्या होता है, मैक्सिमम समय जो होता है वो 6 सप्ताह होता है। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीने या 6 सप्ताह के लिए जब संसद बैठती है और 6 सप्ताह के भीतर जो है वो संसद के सामने वो बिल प्रस्तुत किया जाएगा और अगर वो पारित हो जाता है तो लागू रहेगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह के भीतर भी उस बिल में कोई भी प्रावधान नहीं होता है और वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो जो अध्यादेश द्वारा पारित किया गया बिल या कानून उसी समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अतः अध्यादेश का अधिकतम अवधि 6 महीना होती है और 6 महीने के साथ यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों के सत्र चल जाते हैं, सत्र बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पारित करना होगा। अगर नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 के केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, इससे मलाफाइड इंटेंशन प्रूव होता है। ठीक है, बिहार में 1967 से 1981 के बीच जो है 250 बार, मतलब 1967 से 81 यानी 14 साल के दौरान जो है 250 बार अध्यादेश जारी किया गया था, जो कि बहुत ही बुरी बात है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, आपका अध्यादेश के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल। और ये कहाँ किया गया था, कृष्ण कुमार वाद में किया गया था 2017 के। ठीक है, कि अगर आपका अध्यादेश बार बार पारित हो रहा है तो उसके लिए आपका जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम भी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है आपका, ये सीजीआई को नियुक्त करता है। ठीक है, सीजीआई को नियुक्त करेगा किससे, 124 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस को भी 217 के तहत जो है आपका ये नियुक्त करता है, हाई कोर्ट जजेस को। ठीक है, और हम बात करें पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यानी जो क्षमा की शक्तियां होती हैं, क्षमादान की शक्तियां होती हैं, हाँ, 1972 अनुच्छेद 72 के तहत होती हैं। और उसमें क्या, राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय को न्यायालय के द्वारा जो दिए गए दंड को माफ करने की शक्ति रखता है। और उसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, 5 तरीके की चीजें होती हैं, वो देखते हैं। एक तो होता है पार्डन। पार्डन मतलब होता है कि पूरी तरह से माफ कर देना, हाँ, यानी क्षमा, पूरी तरह से क्षमा कर देना या माफ कर देना, यानी जो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, उम्र कैद, सजा आदि को पूर्णतः माफ कर देना, पूरी तरह से कंप्लीटली एब्सॉल्व। क्या हो सकता है, कंप्लीटली एब्सॉल्व, एब्सॉल्व। ठीक है, यानी फ्री कर देना, सेट फ्री। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण जैसा कि बताया कम्यूट करना, कम्यूट मतलब छोटा कर देना, कम्यूट करने का मतलब छोटा कर देना, यानी सजा की अवधि को कोई कमी नहीं होती। देखो, कम्यूट का मतलब होता है कुछ चीजों का जो ग्रेविटी होती है उसको कम कर देना, जैसे अवधि कोई कमी नहीं होती है, लेकिन सजा की प्रकृति यानी नेचर जो होता है, नेचर, कम्यूट का मतलब होगा नेचर, नेचर ऑफ सेंटेंस जो है वो चेंज होगा। हाँ, सेंटेंस कैन चेंज। ठीक है, ठीक है, चेंज जैसे क्या हो जाएगा, डेथ, डेथ, डेथ को लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकते हो, इम्प्रिजमेंट में हो सकता है वो। ठीक है, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में किया जा सकता है, यानी जैसे दंड की जो मृत्यु दंड को उम्र कैद में
और उसके कठोर कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद देखो, पहला देखा पार्डन, क्षमा, दूसरा देखा कम्यूटेशन, हाँ ठीक है, तीसरा जो है रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये होता है परिहार। हाँ, परिहार का मतलब क्या होता है, सजा की प्रकृति में बदलाव ना करके सजा की अवधि कम कर देना। यहाँ पे कम करना है अवधि, क्या करना है, यहाँ पे अवधि कम करना है, यहाँ पे प्रकृति का कम होती है, ठीक है, मृत्युदंड को कम कर देना, और यहाँ पे तो क्षमा करना होता है। क्षमा मतलब पूरी तरह से छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है, माफी कर देना, पूरी तरह से माफ कर देना। हाँ, रेमिशन में अवधि कम कर देना होता है, कि जैसे अगर 10 साल की सजा तो उसको 8 साल की कर दिया। ठीक है, रेस्पाइट का मतलब ये होता है, रेस्पाइट का मतलब ये होता है कि थोड़ा होल्ड टाइम नहीं बोलते जैसे हम लोग कभी कभी, कि थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ अभी रुक जाओ थोड़ा सा, फिर बाद में कर लेना, तो वही रेस्पाइट होता है, यानी थोड़ी राहत दे देना, विराम या राहत, विराम या थोड़ी सी राहत दे देना। राहत किस बात की देना, कि ऐसे कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको सजाए मौत की सजा मिली है, तो बच्चे के 5 साल तक बड़े होने तक उसे उसकी मृत्युदंड में राहत दे दी जा सकती है। यानी गर्भवती महिलाओं में उसके बच्चे होने तक, या किसी बीमारी से कि देखो पहली बात तो कि अगर किसी को सजाए मौत मिली है और उसको वो बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को सजाए मौत नहीं दी जा सकती, एक स्वस्थ व्यक्ति को ही दी जाएगी, ये प्रावधान है हमारी बीएनएस में। ठीक है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी सजाए मौत उस समय नहीं दी जा सकती जब तक वो सही ना हो। ठीक है, परिलंबन, जिसे जिसे हम लोग बोलते हैं रेप्राइव, एक चीज जो होती है वो क्या होती है, रेप्रीव। रेप्रीव जो है, रेप्रीव का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, रेप्रीव का मतलब होता है प्रतिलंबन। मतलब यहाँ पे लंबन का मतलब ये हो गया विलंबन, थोड़ा सा विलंबन, प्रविलंबन जिसे बोलते हैं। प्रविलंबन मतलब थोड़ा सा विलंबन जो है कर दिया जाए, यानी सजा पर तत्काल या थोड़े समय के लिए रोक लगा देना, जिससे उसकी क्षमा याचिका पर विचार किया जा जाए। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया तो उसके लिए वो रिव्यू पिटीशन देता है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन देता है, उसका मर्सी पिटीशन देता है, और मर्सी पिटीशन अगर राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है तो राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, और विचार करने के बाद फिर अगर सजाए मौत अगर किसी को मिली है और उसने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास भेजी है, और राष्ट्रपति ने देखा कि उसको माफ किया जा सकता है या उसको सजाए मौत दे दी जा सकती, अगर उसने लिख दिया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बंदा। ठीक है, तो ये किसके बाद है, प्रलंबन में यही होता है कि थोड़ा सा उसको एक विंडो मिल जाती है रेप्रीव की, थोड़े समय के लिए, अगर उसने दया याचिका भेजी हो, मर्सी पिटीशन भेजी हो राष्ट्रपति के पास, हाँ इस केस के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 143 क्या है, 143। ठीक है, एक तरह से अगर किसी लीगल मैटर पे कोई एडवाइस लेनी होती है प्रेसिडेंट को, तो वो 143 के तहत जो है, आपका अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो सर्टेन क्वेश्चंस को जो है देगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर अपना आंसर देती है। ठीक है, या जो भी लीगल एडवाइस मांगेगा वो लीगल एडवाइस देती है। ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट को देगी, कौन देगी, सुप्रीम कोर्ट देगी। ठीक है, नोट इस केस में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सलाह है उसके लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है, दोनों लोग बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, बाद में मामलों में नहीं है। 1950 से पहले के जितने भी मामले उसमें बाध्यकारी है, लेकिन उसके बाद के मामलों में बाध्यकारी नहीं है। कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो जो 112 के तहत जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, बजट जो होता है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे ही के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी पहले वो प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेसिडेंट उसको देखेगा, उसके बाद वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मनी बिल की बात होती है, तो अगर धन विधेयक है यानी ये मनी बिल होगा, जो मनी बिल होगा वो भी क्या होगा, वो भी प्रायर रिकमेंडेशन होगा। क्या होगा, प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन होगा किसके, प्रेसिडेंट की, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पे ही पेश किया जाएगा, साथ साथ बजट भी ऐसी।
और 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी धन निकालने के लिए जो है का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह के फंड्स होते हैं आपको पता है, एक 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड होता है और एक 267 के तहत कॉन्टीजेंसी फंड होता है। ठीक है, तो कंसोलिडेट फंड जो होता है, जो 266 के तहत होता है, हाँ, उसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं या भारत की संचित निधि बोलते हैं। और 267 के तहत जो होता है आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आकस्मिक निधि बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो है जितना भी पैसा ड्रॉ किया जाएगा वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को रखते हैं, उसके बेसिस पे पैसा निकलता है। जहाँ पे इसका केयर टेकर होगा वो आपका पार्लियामेंट होता है, और इसका केयर टेकर जो होता है आपका जो है फाइनेंस सेक्रेटरी, और उसके लेवल पे जो भी अधिकारी प्रस्तुत किए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो एक मिलिट्री पावर भी प्रेसिडेंट की होती है, जिसमें वो सर्वोच्च तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द थ्री फोर्सेस होते हैं, आर्म फोर्स, एयर फोर्स और आर्म फोर्स होगी, एयर फोर्स होगी और नेवी, तीनों का हेड जो होता है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, युद्ध की घोषणा भी करता है, यानी जो वॉर का जो डेफिनेशन होगा कि वॉर होगा, ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की जो है डिप्लोमेटिक पावर भी आपका जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है, जिसमें किसी राजदूत या उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी देश के राजदूतों की और उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। जितनी भी ट्रीटीज होंगी, जितने भी आपके जो समझौते होते, विधेयक होते, प्राइम मिनिस्टर करके आते हैं, लेकिन किसके नेम पे करके आते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे करके आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देने योग्य है कि राजदूतों की नियुक्ति या हाई कमिश्नर्स जितने भी होते हैं, उच्चायुक्तों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो तीन तरह की जो आपातकाल होते हैं, जिसमें से एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। यानी कहने का मतलब, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अब नेशनल इमरजेंसी जो होती है, इसमें क्या होता है, देश सीधे सीधे युद्ध में चला जाता है, हाँ, और ये पूरे देश में लागू होती है, किसी एक भाग में लागू की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है किसी भी राज्य का, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, जबकि इसको आपातकाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपातकाल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो पता ही है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। और आपको पता है कि ये किसकी उद्घोषणा पे होगा, ये इसकी उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन बोलता है कि ये इमरजेंसी हो गई, ये बोलेगा कौन, राष्ट्रपति बोलेगा। और किसकी सिफारिश पे होगा, ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे होगा, ये याद रखना, लिखित सिफारिश पे होगा, किसकी, रिटन रिक्वेस्ट पे होगा, रिटन रिक्वेस्ट पे होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अभी तक भारत में 3 बार क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, आपातकाल नहीं, 352 के तहत, यानी 352 के तहत जो लगा है। ठीक है, जिसमें 62 से 68 के बीच में आपको पता है चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद 68 तक ये लगा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा थे, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी वो बनी थी, और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, उसके बाद 1971 से लेकर 77 तक लगा था, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और उस समय जो प्रेसिडेंट है वो वीवी गिरी थे। और 1975 से लेकर 77 के बीच में एक इंटरनल इमरजेंसी के तौर पे हुआ था, जिसे हम लोग बोल दिए गए थे कि जो है इमरजेंसी टाइम, जिसे आपातकाल का समय बोला जाता है। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जो है प्रेसिडेंट थे हमारे, हाँ,
और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी थी, जिसको बोला जाता है 77 तक लगी थी, जिसमें 75 से लेकर 77 तक इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से लगी थी, जबकि ये एक्सटर्नल वॉर की वजह से हुई थी। ये दोनों जो बाह्य युद्ध की वजह से हुई थी, ये आंतरिक अशांति की वजह से हुई थी। हाँ, इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल मान जाती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने पर्सनल मोटिव को प्रूव करने वाली बात कही जाती है, इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी। 19 अगर हम नोट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष, यानी जो भी वो एक्शन लेगा वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही होगा। ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी सोचा और लागू कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है राष्ट्रपति का एक पूरा का पूरा बृहद अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी प्रावधान है, उसकी योग्यता और उसकी नियुक्ति करने की क्षमता, उसकी पावर, ठीक है, ये सारी चीजें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। हाँ, इसी के साथ इसके MCQ के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।